का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव पर सीएम धामी ने एफआईआर, आपको बता दें एफआरआई पहुंचकर ली तैयारियों का जायजा। 9 को पहुंचेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड में शून्य से शिखर पर पहुंचा खेलों का सफर। 25 से 7वें पायदान पर पहुंचा राज्य। देहरादून में उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव पर सीएम धामी ने किया 3 दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने सोलर पावर परियोजनाओं के विस्तार को अतिरिक्त समय देने से किया इनकार। उत्तराखंड शासन ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव व विवादित कार्मिकों का रोका वेतन, अनियमितताओं पर कार्रवाई के आदेश। और उत्तराखंड में ठंड की दस्तक, देहरादून से पिथौरागढ़ तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर बीते दिनों विधानसभा में चले विशेष सत्र में राज्य के आत्ममंथन की जगह पहाड़ी और मैदानी जैसी बातों को लेकर पक्ष और विपक्ष आपस में उलझते नजर आ रहे हैं। सत्र के दौरान चली ये बहस इन दिनों सुर्खियों में है। वहीं भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत का उपयुक्त विषय पर कहना है कि पहाड़ और मैदान में कोई मतभेद व मनभेद नहीं होना चाहिए। ये केवल कुछ विपक्षी विचारधारा के लोगों के बनाए गए विषय हैं जो निरंतर इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है, जिस पर सबको गर्व होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर तंज भी कसा कि विपक्ष हमेशा डिवाइड एंड रूल की भावना से कार्य करता आया है। वहीं जिस प्रकार से 2027 के चुनाव नजदीक हैं तो विपक्ष इन मुद्दों को उठाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का कार्य कर रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता समझदार है, उनका विपक्ष के इन मुद्दों से कोई मतलब ही नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि पहाड़ वर्सेस आप अगर कहेंगे कि मैदान, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई मतभेद नहीं है, ये कोई मनभेद नहीं है। ये केवल ऑपोजिशन कांग्रेस और कुछ और विधायकों द्वारा लाई गई चीजें हैं, जिसको ये तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। हम पहाड़ के हैं तो पहाड़ी हैं और हमें होने पे गर्व है, पहाड़ी होने पे गर्व है, उत्तराखंडी होने पे गर्व है, और उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करती रही है। उसने लोगों को जाति में बांटा है, उसने लोगों को कहा है धर्म में बांटा है, उसने लोगों को क्षेत्र में बांटा है, और ये सारी चीजें वो करते आए हैं देश भर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र के लिबरहेड़ी गांव में 2 समुदायों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि वाहन पार्किंग को लेकर शुरू हुए मामूली झगड़ा था वो पथराव में बदल गया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम परिवार पहले से विवाद करने की फिराक में था। आरोप है कि हाथों में लाठी, डंडे और पत्थर लेकर मुस्लिम परिवार के सदस्यों ने हमला किया, जिससे 2 लोग घायल हो गए और कई वाहनों और घरों के शीशे टूट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और दोनों पक्षों के बीच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि विवाद वाहन पार्किंग को लेकर हुआ था। फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है। कुछ पथराव नहीं, बहुत ज्यादा पथराव हुआ है यहाँ पे। और ऐसे ही हमारे जो जीजा जी हैं वो बाहर खड़े हुए थे, फोन पे बात कर रहे थे। तो ये जो मुसलमान हैं, नाम तो मैं नहीं जानती, बच्चों को पता है, तो वो आए और उनसे बहसबाजी शुरू कर दी। लिबरहेड़ी जो कस्बा है थाना मंगलौर में, वहाँ 2 परिवारों में पिछले 1-2 दिनों से बताते हैं बच्चों को में आपस में कुछ झड़प चल रही थी। पुलिस के पास ऐसी कोई इनपुट या सूचना नहीं थी, तो कल उसमें थोड़ा विवाद बढ़ा। बच्चों के झगड़े में बड़े लोग भी इन्वॉल्व हुए, तो दोनों परिवारों में आपस में पत्थरबाजी वाली घटना भी हुई। तो पुलिस हमारी इमीडिएट वहाँ पर हमारे SHO पहुँचे, फिर हम लोग भी गए थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड, आपको बता दें उत्तराखंड की विकसित उत्तराखंड की नींव की बात कही गई। आपको बता दें
उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित अन्य नेताओं ने दावा किया कि राज्य स्थापना के बाद कांग्रेस ने मजबूत विकसित उत्तराखंड की नींव रखी। इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड नेटवर्क और हाइड्रो परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया। कांग्रेस द्वारा रखी गई मजबूत नींव की वजह से ही राज्य का विकास और मौजूदा मुकाम हासिल कर सका है राज्य। कांग्रेस अध्यक्ष महारा ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जनमानस को भ्रमित कर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। इसलिए सरकार की कोशिशों को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। कि सरकारों में जो काम हुए हैं उन सबको मैंने आप सबके सामने रखा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भर्ती घोटाले हुए हैं, जो खनन माफिया हावी हुआ है, भू माफिया हावी हुआ है, जिस तरीके से दमन किया जा रहा है छात्रों का, नौजवानों का भर्ती घोटालों के माध्यम से, वो मैंने आपके सामने रखा। हमारे समय में चीनी को गन्ने को समर्थन मूल्य दिया गया। हमारे समय में कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं थी जिसका बकाया बचा हो। लेकिन पिछले जब से बीजेपी की सरकार है, इकबालपुर चीनी मिल का बकाये की लड़ाई लगातार देखने को मिल रही है। समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जा रहा। सेब का किसान और आड़ू खुमानी का जो किसान है वो आपके देहरादून की सड़कों में कटोरे लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से, जहां पश्चिमी अंबर तालाब में हुए सोनू चौहान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बीड़ी सिगरेट के गोदाम में झुलस कर हुई मौत के बाद युवक के अंतिम संस्कार के दौरान पुरानी रंजिश ने खून खराबा कर दिया था। बुधवार रात पश्चिमी अंबर तालाब स्थित बीड़ी सिगरेट के गोदाम में लगी आग में 24 वर्षीय कुणाल पुंडीर की झुलस कर मौत हो गई थी। गुरुवार को जब कुणाल का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उसी दौरान एक और परिवार उजड़ गया। कुणाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे उसके मामा सोनू चौहान पर मृतक युवक के चाचा नमन ने चाकू से हमला कर दिया। गर्दन और छाती पर किए हमले ने सोनू को मौके पर ही लहूलुहान कर दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कप्तान ब्रह्मेंद्र सिंह डोभाल ने तुरंत विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। पुलिस टीम ने क्षेत्र में तेजी से सर्च ऑपरेशन चलाया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी नमन को माधोपुर अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए। एसएसपी ब्रह्मेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। आरोपी मौके की तलाश में था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये थाना कोतवाली गंग नहर में एक महिला के द्वारा पुलिस को ये अवगत कराया गया कि उसका भाई जो सहारनपुर से यहाँ आया था और उसके बेटे की एक दिन पूर्व ही से जल के मृत्यु हुई थी। उसी के कार्यक्रम में वो शरीक होने यहाँ आया था। इसी बीच पारिवारिक विवाद में जो मृतक है उसके जीजा जो है, ये जो महिला है वादिया, उसके पति के भाई ने विवाद में इसकी हत्या कर दी। और पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य अभियुक्त है जो उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में आज भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता में सुधार हेतु वित्तीय साक्षरता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के माध्यम से आहरण एवं संवितरण और अधिकारियों, कोषागार अधिकारियों तथा बजट प्रभारी अधिकारियों को संवेदनशील और प्रशिक्षित करने पर विशेष बल दिया गया। राज्य सरकार के समन्वय से आयोजित पहले संस्थागत क्षमता निर्माण तथा वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड कार्यालय द्वारा श्री जयंत सिन्हा ने बताया कि उत्तराखंड सरकार वित्तीय प्रबंधन में अच्छी प्रगति कर रही है, जिसे और सुदृढ़ करने के लिए आज कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें राज्य की वित्तीय और लेखा पर संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है ताकि विषमताओं को दूर किया जा सके। राज्य सरकार अच्छी प्रगति कर रही है वित्तीय प्रबंधन में। उसको और सुदृढ़ करने के लिए महालेखाकार जी ने ये आयोजन किया है और राज्य में दोनों वित्तीय और लेखा के इश्यूज पे चर्चा हुआ है और मार्गदर्शन किया गया है। यहाँ के ट्रेजरी ऑफिसर जो थे, डीडीओज हैं और बाकी राज्य सरकार के और उच्च अधिकारी जो यहाँ इस वर्कशॉप में सम्मिलित हैं, उनका मार्गदर्शन किया गया। उनसे भी पूछा गया कि उनके कोई डाउट्स या कोई इस चीज़ की।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से, जहां एक कारोबारी से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक कारोबारी से 30 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई। धमकी मिलने से कारोबारी सहित उसका परिवार और जानने वालों में दहशत भर गई। पुलिस ने मामला संज्ञान में आते ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि रंगदारी मांगने का मास्टरमाइंड अभी आर्मेनिया में बताया जा रहा है। कलिया थाना क्षेत्रीय निवासी व्यापारी रवि सैनी को एक विदेशी नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से होने का दावा किया और सीधे 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की। फोन कॉल रिसीव करते ही आपको बता दें, दहशत जदा हुए व्यापारी ने तत्काल पुलिस को पूरा मामला बताया। एसएसपी हरिद्वार प्रवीण सिंह डोभाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जांच में कॉलर का नंबर आर्मेनिया का पाया गया है, जिसे हरियाणा के रोहतक का अजय हुड्डा इस्तेमाल कर रहा था। जांच में एक अन्य नाम आशीष सैनी निवासी मूलदासपुर माजरा का सामने आया है, जिसने व्यापारी और उसके भाई के नंबर विदेश में मौजूद अजय को उपलब्ध कराया था। एसएसपी ने बताया कि आशीष को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। 30 अक्टूबर को वादी द्वारा पुलिस में आके सूचना दी गई थी थाना क्लियर पुलिस में कि धनौरी क्षेत्र में एक संपन्न व्यवसायी है और उसका ई रिक्शा या एक्टिवा की एजेंसी वगैरह है, और कुछ दिन पूर्व उसकी जो वाइफ है वो इलेक्शन भी जिला पंचायत का लड़ी थी। उसकी संपन्नता को देखते हुए अभी 30 तारीख के दिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 30 लाख की रंगदारी की उसको डिमांड आई थी। लक्सर के बाकरपुर पंचायत में रास्ते के जलभराव की समस्या के निपटारे के लिए गांव में विकास विभाग के कर्मचारियों द्वारा कुछ दिन पूर्व बुलाई गई बैठक में गांव की एक महिला व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के बीच किसी अन्य मामले में लेन देन को लेकर बहस हो गई। देखते ही देखते हाथापाई की नौबत आ गई और जमकर गाली गलौज हुआ और हंगामा बढ़ता देख विकास विभाग के कर्मचारी बैठक के बीच में ही बैठक को छोड़कर चले गए। किसी ग्रामीण द्वारा इस पूरे बहस में मारपीट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दोनों तरफ से ये वीडियो जो है पुलिस में इसको लेकर शिकायत की गई। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल के सूखाताल झील में सौंदर्यीकरण को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने कार्यदायी संस्था से 11 नवंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 नवंबर की तिथि नियत की है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान झील विकास प्राधिकरण की तरफ से कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटाई जाए, क्योंकि झील का 70% कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें अभी तक 20 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसलिए पूर्व में कोर्ट में लगाए गए रोक को हटाया जाए, जिस पर कोर्ट ने पूर्व के आदेश को संशोधन करते हुए सभी निर्माण कार्य 3 माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों को आदेश दिए। को लेकर एक 2022 में ऑनरेबल कोर्ट ने सभी कंस्ट्रक्शन पे बैन लगाया था। फिर जुलाई 24 में ऑनरेबल कोर्ट ने अपना ऑर्डर मॉडिफाई करके 3 महीने का समय दिया था, जिसमें सारा ब्यूटिफिकेशन का काम पूरा होना था। तो अभी कोई स्टेटस रिपोर्ट आई नहीं है। कोर्ट ने मैटर 17/11 को लिस्ट किया है। तब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसमें ब्यूटिफिकेशन के काम को लेकर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे। थैंक यू। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बागेश्वर से, जहां पीआईबी देहरादून द्वारा स्थानीय मीडिया कर्मियों के लिए एक दिवसीय वार्तालाप कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पीआईबी देहरादून के निदेशक संजीव सुंदरयाल ने कहा कि क्षेत्रीय मीडिया की देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाकर लाभान्वित होने को प्रेरित करते हैं। प्रदेश के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शिव सिंह रिष्ट ने क्षेत्रीय मीडिया को संवाद की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। साथ ही दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का 11 वर्षीय कार्यकाल बेमिसाल रहा। वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे कृषक ने स्थानीय मुद्दों और मीडिया की चुनौतियों पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता बताई। तो वार्तालाप कहाँ हो रहा है? देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी इस कार्यक्रम को करवा रहा है। ये देहरादून से हैं। शायद कई पत्रकारों को आज मालूम पड़ रहा होगा कि पीआईबी देहरादून भी है।
अच्छा, ये जो संगठन है, ये लोग जो हैं, ये केंद्रीय सूचना मंत्रालय से संबंधित लोग हैं। बागेश्वर में आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये है पीआईबी देहरादून द्वारा क्षेत्रीय कार्यशाला जो हमारे मीडिया बंधुओं के लिए की गई है। इसका क्या नाम है, वार्तालाप। ये वार्तालाप जो है हमारे आज तक पूरे उत्तराखंड में हमने अब तक 13 वार्तालाप है, इसको मिला के 13 वार्तालाप कर दी गई हैं और बागेश्वर में दूसरी वार्तालाप की जा रही है। आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक वार्तालाप और 11 साल बेमिसाल का कार्यक्रम का एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जो अपना प्रथम कार्यकाल प्रारंभ करा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चमोली से, जहां श्री बद्रीनाथ धाम इलाके में बड़ी आबादी को विस्तृत आपको बता दें विद्युत संकट से जूझना पड़ रहा है। बताया गया कि बड़े विभागीय ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी आ गई है। इससे ट्रांसफार्मर से जुड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया है। सर्दी के शुरुआती मौसम में आपूर्ति बाधित होने से विद्युत उपभोक्ताओं में नाराजगी है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने विभागीय अधिकारियों और तकनीकी खराबी दूर करने और आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। यूपीसीएल से वार्ता की गई है हमारे आपदा विभाग के द्वारा। यूपीसीएल का जो ट्रांसफार्मर है उसमें तकनीकी खराबी आने के कारण ये इश्यू हुआ है और इस बारे में यूपीसीएल को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल ट्रांसफार्मर चेंज करें। ऐसी आशा करते हैं कि कल सुबह तक ट्रांसफार्मर चेंज होकर सप्लाई बहाल हो जाएगी। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में 8 नवंबर से 10 नवंबर तक 3 दिवसीय जौहर महोत्सव शुरू होने जा रहा है। महोत्सव की तैयारी को लेकर सीमांत क्षेत्र के लोगों द्वारा दिव्य एवं भव्य तैयारी की जा रही है। पिथौरागढ़ के चीन बॉर्डर से लगी मिलम घाटी के जोहार संस्कृति से जुड़े लोग इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। कार्यक्रम के संयोजक और जोहार समिति के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार जोहार महोत्सव में सांस्कृतिक जुलूस के साथ साथ 8 नवंबर को दोपहर 1 बजे मेले का शुभारंभ होगा, जिसमें पर्वतीय सीमांत क्षेत्र की जड़ी बूटियां, औषधि, हस्तशिल्प और कला और लोक संस्कृति का दिव्य समागम दिखाई देगा। हमारी जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी द्वारा 8, 9, 10 नवंबर को जोहार महोत्सव 2025 का आयोजन एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी हमने पूरी तैयारी कर ली। और इस साल जो कल्चरल प्रोग्राम में हमारे गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे माणा गांव के ट्राइबल लोग भी यहाँ पे अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे। इसमें इस बार जो है कि जो हमारा जो जोहार सांस्कृतिक वेलफेयर सोसाइटी है, तो उसके जो अब ये 16वां साल है, तो इसमें मुख्य हमारा जो है कि एक पत्रिका का इसमें अनावरण होगा और उसमें हमने जो इन 15 वर्षों में जो भी इस सोसाइटी के द्वारा जो कार्य किए गए उसका उसमें देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है कि मिनी म्यूजियम के नाम से यहाँ पर हिमालयी उत्पाद और जो जड़ी बूटियाँ हैं, हमारे जो हस्तशिल्प है, उसका आपको मिनी म्यूजियम के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। जगह जगह पर आयोजित समारोह के क्रम में राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। साथ ही इस मौके पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया। पुलिस लाइन में साहसिक खेलों का भी प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और सरकार की उपलब्धियां बताई। साथ ही उत्तराखंड सरकार कैसे विकास की ओर अग्रसर है और आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य का कैसा रोड मैप रहने वाला है, इस पर भी अपना वक्तव्य दिया। सीएम धामी ने कहा कि हमारे प्रदेश के उन सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस के जवानों, कर्मचारी, शिक्षकों एवं नागरिकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पिछले 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में अपने स्तर पर राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं डीजीपी दीपम सेठ ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बेहतर पुलिसिंग की बात कहते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सकारात्मक प्रयास रहेगा। देखिए, आज बहुत एक विशेष अवसर है
हमारे राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है और इस अवसर पर जो आज रैतिक परेड आयोजित की गई वो अपने आप में एक बहुत स्पेशल थी। और इस अवसर पे आपने जैसा देखा कि एक परेड के साथ साथ कई साहसिक प्रदर्शन वो आयोजित किए गए। हमारे जो राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कृत मेडल विजेता हैं उनका अलंकरण किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान के जो जिनको मिला है उनको सम्मानित किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नए बोर्ड के गठन के बाद से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बद्रीनाथ के रावल अमरनाथ नंदुबरी आपको बता दें नंबूदरी द्वारा महाअभिषेक एवं अन्य पूजाओं में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर गंभीर आपत्ति जताने के बाद उठा विवाद। रावल की आपत्ति के बाद बीकेटीसी में हड़कंप मचा हुआ। वहीं केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल ने कहा कि लाखों लोग दर्शन करने देश विदेश से आते हैं, सारी व्यवस्थाएं सही रहती हैं, लेकिन इन सब के बीच कभी कभी थोड़ी बहुत घटनाएं हो जाती हैं। सरकार जल्द ही इस पर कोई ठोस निर्णय लेगी। जी बिल्कुल, समय समय पर, क्योंकि वो एक विश्व प्रसिद्ध धाम है, वहाँ दुनिया से लोग आते हैं और जब वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं तो कभी कभी विवाद की स्थिति भी हो जाती है। तो निश्चित तौर पर इतने बड़ा जो वहाँ पर यात्रा का जो समय रहता है वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें भी उन लोगों को झेलनी पड़ती है। तो एक मेरे संज्ञान में भी ऐसे आया है कि एक आदेश कमेटी द्वारा निकाला गया है कि जो भी जिसके भी वहाँ पे वीआईपी जाएंगे उनको एक पत्र के माध्यम से बद्री केदार बीकेटीसी के सीईओ को लिख के देना पड़ेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोटद्वार से, जहां संस्कृति को सभी भाषाओं की जननी और हिंदू धर्म का प्राण माना जाता है, इसलिए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए कोटद्वार के कंडवा आश्रम स्थित गुरुकुल महाविद्यालय में काम किया जा रहा है। आधुनिक भीम कहे जाने वाले स्वामी विश्वपाल जयंत सरस्वती संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए काफ़ी सारे जिले के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, जो संस्कृत के माध्यम से छात्रों के संस्कारित और सुसंस्कृत होने पर जोर दे रहे हैं, जिससे वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। परंपरा रही है और बच्चे जो है संस्कारित होते हैं। यहाँ इनको संस्कार देते हैं, सवेरे ही उठाते हैं, योगा करना, डेली हवन होता है, संध्या उपासना होती है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका अपना रहन सहन देखा ही होगा, पूरी भारतीय संस्कृति से रंगे हुए हैं। तो हमारी इच्छा यही है कि ये परंपरा जिंदा रहे। और उसका एक कारण ये भी है, मुख्य कारण, महर्षि कणु जो थे यहाँ, उनका ये गुरुकुल था, विश्वविद्यालय था। यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गदरपुर से, जहां दिनेशपुर मुख्य बाजार स्थित मंडल ज्वेलर्स में चोरी ने आपको बता दें चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मंडल ज्वेलर्स दिनेशपुर क्षेत्र की सबसे पुरानी ज्वेलर्स की दुकान है। आज सुबह जब दुकान के मालिक विजय मंडल पूर्व दर्जा मंत्री ने अपनी दुकान का शटर खोला तो अंदर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ पाया। चोर छत का दरवाजा तोड़कर दुकान के अंदर घुसे और छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे के ऊपर काला कपड़ा डाल रखा था, लेकिन गनीमत रही कि अंदर रखी अलमारी का लॉकर नहीं तोड़ पाए, लेकिन जिसमें ज्वेलरी रखी थी। गुस्साए चोरों ने अंदर रखे सामान को तोड़ फोड़ कर चले गए। ज्वेलर के मालिक विजय मंडल ने चोरी की सूचना तत्काल पुलिस को दी। पुलिस पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया और अतिशीघ्र खुलासे की बात कही। लगभग 3 बार ये जो है चोरों का आक्रमण, पहले दीवार सेंध मारा, पीछे से दरवाजा तोड़ा और आज जो है ऊपर से तोड़ के इसमें घुसा। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये चोर समझता है कि एक पुराना दुकान है, बहुत संपत्ति होगा, बहुत सोना चांदी होगा, तो चोर इसलिए घुस जाते हैं। लेकिन क्षेत्र में कई जगह देखा मैंने चोरों का वारदात और दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। ये सारा कारण है ये जो नशा, स्मैक वगैरह, इनका जो आदि है, यही लोग करते हैं और ये करते रहेंगे जब तक इनको नकेल ना कसा जाए। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।